मैं 22 साल की थी जिस रात मेरी फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि मेरी वैल्यू बस तब तक है जब तक मैं उनकी प्रॉब्लम्स फिक्स कर रही हूँ। दादाजी के पुराने घर में फैमिली डिनर था। सब लोग एक ही बड़ी सी डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द थे। थलियों की खानक, चम्मच की आवाज़ और बीच बीच में फोर्स्ड सी हंसी। पर उस रात हवा में कुछ और भी था। एक पुराना हिसाब जो सिर्फ मेरे नाम पे लिखा गया था। मेरी बड़ी बहन नैना कुर्सी पर पीछे को टिक गई। उसने मुझे ऐसे देखा भी नहीं जैसे मैं इंसान हूँ, बस नज़र मेरे थ्रू निकाल कर ऑलमोस्ट हंस के बोली, कुछ लोगों को बस ज़रूरत पड़ना पसंद होता है, चाहे वो क्लियरली ज़रूरत ही ना हो। रूम बिल्कुल चुप नहीं हुआ, पर आवाज़ का रंग बदल गया। फोर्क्स स्लो हो गए, कॉन्वर्सेशंस पतली हो गई, जैसे सब बिना बोले अग्री कर गए हो कि नैना मेरा नाम नहीं ले रही, पर बात मेरी ही हो रही है। मैंने उसी पल समझ गई, ये मेरी फैमिली का फेवरेट गेम है। तुम्हें बीच में बिठा दो, तुम्हें टारगेट भी करो और फिर प्रिटेंड करो कि सब नॉर्मल है। माँ शोभा ने एक क्विक ग्लांस दिया। वो नज़ार जो कंसर्न जैसी लगती है, पर अंदर से वार्निंग होती है। नैना के होंठों के कोने पर वो फेमिलियर सा स्mirk था, जैसे वो ऑलरेडी जीत चुकी हो। दादाजी ने प्लेट पर ही नज़र रखी, पर उनका साइलेंस भी देख रहा था। दादाजी कम बोलते हैं, पर सब समझते हैं। और मैं वो थी जो हर बार गप कवर करती थी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा पेचेक, छोटी बहन है, समझदार है। फैमिली में समझदार का मतलब होता है तुम एडजस्ट करोगी, तुम संभालोगी, तुम चुप रहोगी। मैं 3 साल छोटी हूँ नैना से। बचपन से ही उसका सेंटर स्टेज फिक्स्ड था। किसे नए शूज़ मिलेंगे, किसे लास्ट पीस ऑफ मिठाई, किसकी गलती पे कोई बात नहीं बेटा, सबका आंसर पहले से सेट होता था। और जब हम बड़े हो गए तो गिफ्ट्स कुकी से ईएमई और फीस बन गए। नैना को एक्स्ट्रा चांसेस मिलते रहे और मुझे सॉल्यूशंस देने की आदत। माँ अपने स्ट्रगल को मेडल की तरह पहनती हैं, हमने तुम लोगों को बहुत कम में पाला है। वो सेंटेंस वो इतनी बार बोल चुकी हैं कि अब वो रिक्वेस्ट नहीं लगता, वो रूल लगता है। उनके लिए लॉयल्टी का मतलब ओबीडियंस है। गिल्ट को वो कंसर्न के रैपर में लपेट के देती हैं। और अगर तुम फिर भी ना मनो तो वो थाकन, सैक्रिफाइस और इतना तो कर सकती हो का बॉम्ब फेंक देती हैं। मेरे जीवन में नैना का हस्बैंड रघव कुछ साल पहले आया। वो विलन नहीं है फिल्म वाला, वो बस फ्लोट करता है। जो भी जगह मिल जाए वही टिक जाता है। जो पसंद हो या ना हो, बजट मैच करे या ना करे, जब तक कोई और आग बुझा रहा हो वो एडजस्ट कर लेता है। और मेरी फैमिली में आग बुझाने वाली मैं थी। नैना की पहली बेटी हुई तब बात रीजनेबल सी लग रही थी। प्ले स्कूल की फीस बहुत बढ़ गई है, माँ ने कहा, बच्ची का फ्यूचर है। तब मेरे पास अच्छी नौकरी लग चुकी थी। मैं लॉजिस्टिक्स कंपनी में प्रोजेक्ट्स हैंडल करती थी। डेडलाइंस, नंबर्स, स्प्रेडशीट्स, मैं हर चीज़ का कॉस्ट समझती हूँ। पर फैमिली के नंबर्स कभी स्प्रेडशीट जैसे क्लियर नहीं होते। वहाँ इमोशंस इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। माँ ने डायरेक्टली कभी नहीं बोला तुम फीस भरो। उन्होंने बास पिक्चर पेंट की, जैसे अगर मैं स्टेप इन न करूं तो बच्ची का फ्यूचर अंधेरा हो जाएगा। एक कॉल, फिर टेक्स्ट, फिर से कॉल, जब तक मेरी हाँ उनके गाले में चेन की तरह न बेथ जाए। सेकंड चाइल्ड आया और फिर हेल्प नहीं रही। वो सिस्टम बन गया। मैंने एक बार यूपीआई ऑटो पे मैंडेट सेट किया, सिर्फ टेम्परेरी। मैंने खुद से बोला बस 2-3 महीने, तब तक वो लोग कुछ प्लान बना लेंगे। चीपर ऑप्शन, एक्स्ट्रा आवर्स, कोई सोल्यूशन। मैंने सच में सोचा था ये कुछ टाइम के लिए होगा, पर महीने पास होते गए, कुछ चेंज नहीं हुआ। प्ले स्कूल का डेबिट हर महीने फर्स्ट वर्किंग डे को क्लॉकवर्क की तरह कट होता रहा और हर बार मेरे बैंकिंग ऐप में वो लाइन दिखती, नैनास किड्स स्कूल फीस। हर बार एक छोटी सी चुभन होती, पर उस चुभन से ज़्यादा दर्द मुझे माँ की लेट नाइट कॉल्स का फियर देता था। वो कॉल्स जहाँ वो शेकी वॉइस में इमेजिनरी कॉन्सिक्वेंसेस बताती हैं, जब तक मैं केव न कर जाऊं। माँ कभी नहीं बोलती तुम पर कर्ज है, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। वो बच्चों की फ़ोटोज़ भेज देती कैप्शन के साथ, कितने लकी हैं ना, फैमिली है जो स्टेप अप करती है। या फिर बोल देती नैना कितनी स्ट्रगल कर रही है। इम्प्लाइड लाइन हमेशा सेम होती, अगर मैं मना करूं तो मैं बच्चों के अगेंस्ट हो जाऊंगी।
किसी को नहीं दिखाई देता था कि मैं अपने लिए क्या कट कर रही हूँ। वीकेंड ट्रिप्स कैंसिल, रिपेयर पोस्टपोन, शॉपिंग कार्ट में चीज़ें ऐड करके डिलीट। मैं अपने ही घर की छोटी छोटी नीड्स को बाद में पे डाल देती थी, क्योंकि फैमिली का अभी हमेशा मेरी लाइफ से बड़ा होता था। ऑफिस में लोग सोचते थे मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। सानवी तो बहुत स्मार्ट है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करती। उन्हें क्या पता, मैं स्मार्ट नहीं, ट्रेंड थी। माँ की वॉइस मेरे हेड में रहती, इतना सेल्फिश मत बानो, जैसे खुद के लिए कुछ लेना क्राइम हो। और फिर उस रात दादाजी के टेबल पर नैना का वो सेंटेंस, वो हंसी, वो डिसरिगार्ड उसने मेरी अंदर वाली दूर बैंड कर दी। मैंने ग्लास उठाया, स्माइल किया और बोला, परफेक्ट, तो फिर आज से मैं भी नहीं। माँ की आंखें जरा सी बड़ी हुई। नैना का स्mirk और तेज हो गया, जैसे वो समझ रही हो मैं ड्रामा कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। दादाजी ने पहली बार प्लेट से नज़र उठाई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। मैंने ग्लास रख दिया, बग से फ़ोन निकाला। टेबल के नीचे बिल्कुल क्वाइटली मैंने UPI ऑटो पे की सेटिंग्स खोली। वो मंडेट जिसका नाम मेरे दिल में सालों से चुभता था, उसी पर मेरी उंगली रुक गई। 2 टप, एक कॉन्फर्मेशन स्क्रीन, और फिर डन। मैंने फ़ोन बैग में वापस रख दिया। मैंने चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखा, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने रोटी का छोटा सा बीटे लिया। टेबल पर बात चलती रही, वेदर, रिलेटिव्स, किसी का प्रमोशन। पर मेरे अंदर पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से कोई हैवी स्टोन हटा हो। और सिर्फ 5 मिनट बाद नैना का चेहरा बदलने लगा। पहले उसकी आईब्राउज एकदम से क्रीज हुई, फिर वो अपना फ़ोन चेक करने लगी, 1 बार, फिर 2 बार। उसकी जो लिटरली ड्रॉप हो गई। माँ का फेस ऐसे पाले हुआ जैसे मेकअप भी ट्रूथ कवर नहीं कर पाया। और दादाजी ने फाइनली सीधा ऊपर देखा। मुझे उस पल समझ आ गया, उनके लिए ये पेमेंट कब का राइट बन चुका था। और अब जब वो राइट बैंड हुआ, तो उनके लिए ये सिर्फ पैसे का इशू नहीं था, ये कंट्रोल का इशू था। मैं चेयर से उठ खड़ी हुई। मुझे निकालना है, मैंने कामली कहा, जैसे मैं बस अर्ली ड्राइव अवॉइड कर रही हूँ। माँ ने जल्दी से बोला, अभी? ऐसे कैसे? पर उनकी आवाज़ में माँ वाली वार्मथ नहीं थी, वहाँ पैनिक था। नैना ने होंठ भींचे, तुम सीरियसली ये कर रही हो? उसने स्लो वॉइस में कहा, जैसे वो थ्रेटन कर रही हो, रिक्वेस्ट नहीं। मैंने बस बग शोल्डर पर डाला और एक लास्ट बार टेबल को देखा, वो टेबल जहाँ मैं इन सालों से इनविजिबल थी, जब तक मैं यूजफुल थी। दादाजी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले और फिर उन्होंने वो सेंटेंस बोला जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, तुम अभी किस सिटी से सुन रहे हो और वहाँ टाइम क्या हो रहा है? कमेंट्स में लिखो, मुझे सच में देखना है ये कहानी कितनी दूर तक जाती है। क्योंकि दादाजी के उस एक सेंटेंस के बाद मेरी माँ ने जो किया, वो सिर्फ बिट्रेयल नहीं था, वो एक पुराना राज था जो मेरे पैसे से बड़ा था और मेरे नाम से जुदा हुआ था। मैं जब दादाजी के घर से निकली तो हवा में ठंड थी, पर मेरे अंदर अजीब सी गर्मी थी, जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी वापस सीधी कर दी हो। 4 में बैठते ही मैंने डोर लॉक किया, सीट बेल्ट लगाई और 1 सेकंड के लिए स्टीयरिंग पर हाथ रखकर आंखें बैंड कर ली। वो डन वाला स्क्रीन अब भी दिमाग में चमक रहा था। UPI ऑटो पे बैंड, मैंडेट कैंसिल, और सालों से जो मंथली कट होता था, आज उसकी चेन टूट गई थी। मेरे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक थी, पर मुझे पता था वो ज़्यादा देर ब्लैक नहीं रहेगी। माँ ने कॉल किया, रिंगिंग, फिर से। मैंने पिक नहीं किया। मैं जानती थी अगर मैं हेलो बोल दूंगी ना, तो वो मेरे दिमाग में वापस घुस जाएंगी, फैक्ट्स को घुमाएंगी, इमोशंस को वेपन बनाएंगी और लास्ट में मुझे ही गिल्टी फील करवा के मेरे नो को येस में बदल देंगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। हेडलाइट्स वेट रोड पर फिसल रहे थे। दादाजी का घर पीछे छूट रहा था, पर टेबल वाली एनर्जी मेरे साथ आ रही थी। थोड़ी देर बाद टेक्स्ट आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। प्रीव्यू में ही मुझे रिदम समझ आ गया। पहले कंसर्न, फिर ताना, फिर थ्रेट। नैना का मैसेज सबसे पहले खुला, क्योंकि उसका टोन हमेशा एक जैसा होता था, डायरेक्ट, शार्प और खुद को सेंटर बनाने वाला। तुमने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया। तुम्हें आइडिया है दादाजी के सामने मेरी क्या इमेज बनी? नॉर्मल लोग फैमिली डिनर पर फाइनेंशियल थ्रेट्स नहीं करते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चों का सोचा है, तुम उनको पनिश कर रही हो।
मैन ने मैसेज 2 बार पढ़ा। इसलिए नहीं कि मैं शॉक्ड थी, बल्कि इसलिए कि यह लाइन मुझे कितनी फेमिलियर लगी। उनके हिसाब से मैं किसी भी चीज़ का नो बोलूं तो मैं विलन और वो विक्टिम। मैंने रिप्लाई नहीं किया। गाड़ी चलती रही। माँ का व्हाट्सएप आया, लंबा पैराग्राफ। प्रीव्यू कट हो गया। मैंने ओपन नहीं किया। मेरे दिमाग में पहले से वॉइस चल रही थी, हमने तुम्हें ऐसे नहीं पाला सानवी। तुम्हारी रूह इतनी पथार कब से हो गई? तुम्हें कुछ हो गया है। और वो सब पढ़ के मैं अपना ही डिसीजन डाउट करने लगती। यही तो उनका सिस्टम था। मेन सिटी में वापस आ गई। अपने अपार्टमेंट के गेट पर गार्ड ने कैजुअल सा सल्यूट किया। लिफ्ट में मैं अकेली थी। हर फ्लोर के साथ मेरे चेस्ट की टाइटनेस थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, पर मेरे फ़ोन की विब्रेशन बढ़ रही थी। घर का दरवाज़ा खोला, शूज़ निकाले, बग सोफ़ा पर रखा, और फिर वो साइलेंस। पहले मुझे लगता था साइलेंस हैवी होती है, पर उस रात साइलेंस सेफ लगी। जैसे घर अब फाइनली मेरा है। मैं किचन में गई, पानी पिया, और फिर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, एक और कॉल आया। माँ। मैंने रिंग होने दिया। फिर वॉइस मेल आइकॉन आया। मैंने प्ले नहीं किया, सिर्फ डिलीट। नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म से पहले फ़ोन ने जगाया। नोटिफिकेशंस लाइन में मिस्ड कॉल्स, टेक्स्ट्स, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के पिंग्स। मैंने कॉफ़ी बनाई, और तब एक सेकंड को मेरे हाथ रुक गए, क्योंकि मेरी बॉडी ऑटोमेटिक मोड में जा रही थी, जैसे मैं अभी भी उनकी फायर ब्रिगेड हूँ। बस एक मंथ और, मेरा पुराना सेल्फ बोलता। बस एक बार और, गिल्ट बोलता। लोग क्या कहेंगे, माँ बोलती। मैंने कप उठाया, एक लॉन्ग सिप लिया, और अपने आप से बस एक लाइन बोली, नहीं। ऑफिस में दिन नॉर्मल नहीं था, पर मैंने नॉर्मल बनाया। लैपटॉप खोला, कॉल्स ली, टाइमलाइंस सेट किए। ट्रक्स मूव हो रहे थे, पर मेरे फ़ोन का स्क्रीन बार बार ब्राइट होता। लंच के टाइम मैंने ऑफिस के बाहर आई, थोड़ी हवा लेने। तब मैंने नोटिफिकेशन स्क्रॉल की। माँ की टेक्स्ट्स में एक पैटर्न था। एक में बच्चों का जिक्र, एक में फाइनेंशियल स्ट्रगल, और एक में इमोशनल स्लैप। तुम पहले वाली सानवी नहीं रही। एक भी मैसेज में थैंक यू नहीं था। एक भी मैसेज में तुमने इतने महीने क्यों किया नहीं था। एक भी मैसेज में हमने तुम्हें क्यों इतना लोड दिया नहीं था। बस एक ही लाइन का रीमिक्स, फिक्स इट। फिर एक न्यू वॉइसमेल आया, दादाजी का। मैंने सांस रोकी और प्ले दबाया। उनकी आवाज़ स्लो थी, पर हैवी और क्लियर। मैं बीच में नहीं आना चाहता, पर मैंने काफ़ी वक्त से देखा है, कुछ लोग तब तक खड़े होना नहीं सीखते जब तक ज़मीन उनके नीचे से थोड़ी हिलती नहीं। मैं समझ गया, बस इतना ही। मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ मैं समझ गया सुनना इतना इमोशनल हो सकता है। मैंने फ़ोन निश किया, और आंखों में जो पानी आया वो सैडनेस से ज़्यादा रिलीफ का था। उसी शाम मैं घर आई और पहली बार माँ का एक टेक्स्ट ओपन किया। वॉल ऑफ वर्ड्स। बच्चे अपने टीचर से अटैच हैं, रूटीन टूट जाएगा, उनका डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाएगा। हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता। तुम्हारी बहन की हालत तुम्हें दिख नहीं रही। और लास्ट में वो लाइन जो मुझे सीधा अंदर तक चुभ गई। मैं जानती हूँ तुम इतना आगे नहीं जाने दोगी, जैसे ये डिसीजन मेरा नहीं, उनका रिमोट कंट्रोल हो। मैंने स्क्रीन देखी, फिंगर्स कीबोर्ड पर गए, और पहली बार मैंने वो मैसेज टाइप किया जो उनके स्क्रिप्ट में फिट नहीं होता। मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रही, अब फीस पेरेंट्स हैंडल करेंगे। बस, नो एक्सप्लेनेशन, नो एसे, नो अपॉलॉजी। रिप्लाई तुरंत आया, तुम कितनी कोल्ड हो गई हो। पैसा तुम्हारा दिल पत्थर बना रहा है। मैंने तुम्हें ऐसे नहीं पाला। मैंने फ़ोन टेबल पर रख दिया और खुद को रोका, रिप्लाई करने से, जस्टिफाई करने से, प्रूव करने से, क्योंकि जस्टिफाई करना उनको एंट्री पास दे देता है। 2 दिन तक नैना सरप्राइजिंगली साइलेंट रही, और मैं ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो गई। ये उसकी स्ट्रेटजी थी क्या? फिर थर्सडे आफ्टरनून एक मैसेज आया जो अलग था। टुडे मिलना है, इन पर्सन। मैंने देखा, नो प्लीज़, नो सॉरी, बस कमांड। मेरा दिमाग नो बोल रहा था, पर मेरी इंट्यूशन बोल रही थी, अगर मैं नहीं गई तो वो और ज़्यादा पब्लिक करेगी, फैमिली को इन्वॉल्व करेगी,
और मेरी पीस को क्राउड के बीच घसीट लेगी। मैंने रिप्लाई किया, ऑफिस के बाद 1 घंटा। उसका आंसर तुरंत आया, प्ले स्कूल के बाहर। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। स्टेज रेडी, प्रॉप्स रेडी, इमोशनल प्रेशर रेडी। शाम को जब मैं वहां पहुंची, गेट के बाहर पेरेंट्स लाइन में थे। बच्चे छोटे छोटे बैग्स के साथ दौड़ रहे थे। टीचर गेट पर खड़ी थी और नैना आर्म्स फोल्डेड कार के बॉनेट से टिक कर खड़ी थी, जैसे मैं उसकी एम्प्लॉई हूं जो लेट आई हो। तुमने मुझे दादाजी के सामने ह्यूमिलिएट किया, उसने बिना हेलो के बोला। उसकी आवाज़ लो थी ताकि ड्रामा प्राइवेट लगे, पर स्टिंग पब्लिक। मैंने जवाब तुरंत नहीं दिया। पुरानी सानवी होती तो एक्सप्लेन कर देती। मैं बस, मेरा मतलब, मुझे बुरा लगा। पर आज मैं चुप रही और मेरी खामोशी ने उसको और गुस्सा दिलाया। तुम्हें पता है माँ ने क्या कहा? नैना ने कहा। उन्होंने बोला वो तुम्हें पहचान ही नहीं रही। वही लाइन, वही वेपन। मैंने कामली कहा, मैंने सीन नहीं बनाना था। मैं बस अपने पैसे का डिसीजन ले रही हूं। नैना का फेस ट्विस्ट हुआ। अपने पैसे? जैसे वो फीस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, जैसे तुम फैमिली का पार्ट ही नहीं। गेट के अंदर से एक बच्चा चिल्ला के हंसा। किसी माँ ने अपने टॉडलर को लिफ्ट किया, और वो स्वीटनेस, वो नॉर्मल लाइफ नैना के वर्ड्स को और भी अगली बना रही थी, क्योंकि वो लाइफ नॉर्मल तब तक थी जब तक मैं पे कर रही थी। नैना एक स्टेप और पास आई। तुम्हें पता है अगर पेमेंट फिर फेल हुई तो क्या होता है? उनके पास वेट लिस्ट है, स्पॉट चला जाएगा, बखौन को नया जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम रियली चाह रही हो तुम्हारी नीचे सफ़र करे? मैंने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार मुझे उसके इमोशन के नीचे एक और चीज़ दिखी, पैनिक। कंट्रोल स्लिप हो रहा था। मैंने बोला, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की है, मेरी नहीं। वो जैसे स्टंड हो गई। तुम अफोर्ड कर सकती हो, उसने ऑलमोस्ट हिस किया। तुम अकेली रहती हो, तुम्हारे बच्चे नहीं। तुम पैसे होर्ड किस लिए कर रही हो? यह लाइन सिर्फ पैसा नहीं थी, ये मेरी लाइफ को वर्थलेस बोलना था। जैसे मैं तब तक मीनिंगफुल नहीं जब तक मैं किसी और के लिए सेक्रीफाइस ना करूं। मैंने सांस ली और बोला, मैं होर्ड नहीं कर रही, मैं अपनी लाइफ बिल्ड कर रही हूं, और मैं तुम्हारे चॉइसेस फंड नहीं करूंगी। हम दोनों कुछ सेकंड्स तक ऐसे खड़े रहे जैसे बीच का एसफॉल्ट भी गैप को फिल नहीं कर पा रहा। नैना ने हेड शेक किया, जैसे वो मेरी कैरेक्टर रिपोर्ट लिख रही हो। तुम सच में बदल गई हो, उसने कहा। तुम बिल्कुल सेल्फिश हो चुकी हो। मैंने एक सेकंड को सोचा, मैं उसको क्या बोलूं? कि मैंने 2 साल कैसे कट किया, कि मैं कितनी बार रात को मैथ करके सोई, कि मेरी सेविंग्स कैसे थिन हो गई। पर फिर मैंने रियलाइज़ किया, जो सुनना नहीं चाहता उसको डेटा भी नहीं जगाता। मैंने बस बोला, मैं अपनी बाउंड्री सेट कर रही हूं। वो पलट कर अपनी कार की तरफ गई। ठीक है, उसने कहा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम ही फेस करना। मैं अपनी कार में बैठी ही थी कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। माँ नहीं, नैना नहीं, एक अलग नाम स्क्रीन पर चमका, मेरी बुआ कविता। उसका मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, कॉल मी। तुम्हारी माँ के बारे में एक बात है जो तुम्हें आज ही पता होनी चाहिए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गए, क्योंकि कविता बुआ कभी ऐसे नहीं लिखती जब तक बात सच में बड़ी ना हो। और मुझे पता चल गया, ये फाइट सिर्फ प्ले स्कूल फीस की नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ ऐसा जिसका कनेक्शन मेरे पापा से था। और मैं उस एक कॉल से दूर थी। मैं कार में बैठी थी, गेट के बाहर का शोर पीछे छूट रहा था, और स्क्रीन पर बुआ कविता का मैसेज ब्लिंक कर रहा था, कॉल मी। तुम्हारी माँ के बारे में एक बात है जो तुम्हें आज ही पता होनी चाहिए। मेरे हाथ थोड़े थरथरा गए। कविता बुआ ड्रामा वाली इंसान नहीं है। अगर वो ऐसे लिख रही हैं तो बात सच में सीरियस थी। मैंने वही पार्किंग में एक साइड पर कार लगा दी, डीप ब्रेथ ली, फिर कॉल दबाया। बुआ ने पहली रिंग पर पिक किया, जैसे वो फ़ोन हाथ में लेके बैठी थी। सानवी, तुम अकेली हो? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ बुआ, मैंने कहा। बोलो। उनकी आवाज़ में गिल्ट भी था और गुस्सा भी। मैं ये बात बहुत टाइम से दबा के रखी थी, पर अब तुम्हारी माँ जो कर रही है और तुम्हें जैसा विलन बना रही है, मैं चुप नहीं रह सकती। मेरा दिल एकदम से टाइट हो गया।
बुआ, क्या बात है? उन्होंने सांस ली। पिछले साल तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया था। बोल रही थी मेल सॉर्ट करना है, कुछ पेपर्स संभालने हैं। टेबल पर बहुत सारे अनओपेंड एनवेलोप्स थे। एक एनवेलोप खुला हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी का, तुम्हारे पापा की पॉलिसी। मेरे गाले में कुछ अटक गया। पापा की पॉलिसी? बुआ ने कहा। तुम्हारे पापा ने नॉमिनी में तुम दोनों बेटियों का नाम डाला था, तुम्हारा और नैना का। अमाउंट कोई करोड़ नहीं था, पर इतना था कि सांस आ जाए। 1 साल से ज़्यादा प्ले स्कूल फीस, क्रेडिट कार्ड का बिल, कुछ EMIs, सब हैंडल हो सकता था। मेरे दिमाग में एक साथ 1000 इमेजेस फ्लैश हो गई। माँ की रात को कॉल्स, हमारे पास कुछ नहीं, बहुत टाइट है, बख्शौन का फ्यूचर, और साथ में मेरा बैंक स्टेटमेंट, हर महीने कट होता डेबिट। मैंने धीरे से पूछा, माँ ने वो मनी मुझे बताया नहीं? बुआ का वॉइस और हैवी हो गया। नहीं, उन्होंने चेक पे पहले से साइन कर दिया था और मुझे बोला, कविता, सानवी को मत बताना, वो प्रैक्टिकल बन जाएगी, फिर मैं विलन लगूंगी, मैं फैमिली को संभाल लूंगी। मेरे हाथ फोन को और टाइट पकड़ने लगे। बुआ, तुम श्योर हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, बुआ ने कहा। डिपॉजिट स्लिप्स भी देखे, कुछ रिपेयर्स, कुछ अपग्रेड्स, और फिर भी वो तुम्हें बोलती रही कि उनके पास कुछ नहीं, और तुम अपने पैसे से उनके सिस्टम को रन करती रही। मेरे सीने के अंदर कुछ क्लिक हुआ, जैसे पजल का लास्ट पीस फिट हो गया हो। अब समझ आ रहा था डिनर पर माँ का फेस पहले क्यों हुआ था। वो शौक नहीं था, वो दार था। दार की मैं सच तक पहुंच जाऊंगी। मैंने आंखें बैंड की। बुआ, आप अब बता रही हो, थैंक यू, पर एक बात, आप इतने दिन चुप क्यों रही? बुआ ने एकदम सिंपल जवाब दिया, क्योंकि मैं सोचती रही शायद तुम्हारी माँ सुधर जाएंगी, शायद वो खुद बता देंगी, पर अब वो तुम्हें हार्टलेस बोल रही है और नैना को और भी ज़्यादा एंटाइटलमेंट सिखा रही है। बस अब नहीं। कॉल कट करने के बाद मैन कुछ देर तक बस बैठी रही। आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, ये गुस्से के भी थे और थोड़ी सी रिलीफ के भी, क्योंकि अब मैं पगाल नहीं थी। अब मेरे नो का रीज़न क्लियर था। मैं सिर्फ बाउंड्री सेट नहीं कर रही थी, मैं इनजस्टिस का हिसाब मांग रही थी। मैंने वहीं से माँ को कॉल किया। सेकंड रिंग पर उन्होंने पिक किया। उनका टोन पहले से रेडी था। अगर ये फीस के बारे में है, ये फीस के बारे में नहीं है, मैंने उनका सेंटेंस काट दिया। मेरी आवाज़ लाउड नहीं थी, पर स्टेबल थी। यह पापा की पॉलिसी के बारे में है। लाइन पर एकदम साइलेंस आ गया, ऐसा साइलेंस जो सिर्फ सच के सामने आता है। मैंने बोला, बुआ, कविता ने बताया, पॉलिसी में मैं और नैना दोनों नॉमिनीज थे। चेक आया, आपने साइन किया, आपने मुझे बताया नहीं, और उसके बाद भी आप मुझे हमारे पास कुछ नहीं बोलकर फीस भरवाती रही। माँ ने पहले डिनाई नहीं किया, उन्होंने सीधा डिफेंस पे जंप किया। मैंने जो किया फैमिली के लिए किया। तुम्हें पता है घर चलाना कितना मुश्किल होता है, बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हें आइडिया नहीं। मैंने सांस ली। माँ, मुझे आइडिया है, मैं हाई तो दे रही थी ना हर महीने। वो थोड़ा शार्प हो गई। तुम तो जॉब करती हो, तुम्हें तो आराम है। नैना की हालत तुम्हें दिखाई नहीं देती? बच्चों को शील्ड बना के मुझे गिल्ट मत दीजिए। मैंने पहली बार इतनी क्लियरली कहा। आपने मुझे मेरी ही शेयर का सच छुपाया और मुझे ATM बना दिया। माँ की आवाज़ थोड़ी कांप गई। वो पैसा तुम्हारे पापा ने मुझे ट्रस्ट करके छोड़ा था। तुम लोगों को मैं ही संभालती हूँ। तुम प्रैक्टिकल बांध के सब उड़ा देती, मैंने प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट? मैं ऑलमोस्ट हंस दी, पर वो हंसी दर्द वाली थी। माँ, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सच बोलना, बाउंड्री का मतलब होता है फेयर होना। आपने मुझे इन्फॉर्मेशन से ही नंगा कर दिया और फिर मुझे गिल्ट से बंधा। वो पलट गई। तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारा दिल हार्ड हो गया है। मैं चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं माँ, मेरा दिल हार्ड नहीं हुआ, मैं बस अब बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। उस कॉल के बाद मैंने एक और स्टेप लिया, जो मुझे पहले ही लेना चाहिए था। मैंने अपने CA फ्रेंड को मैसेज किया और बुआ से डिटेल मांगकर नॉमिनी क्लेम का पेपर ट्रेल समझा। मैं कोई केस लड़ने नहीं जा रही थी, मैं बस क्लैरिटी चाह रही थी।
सच को डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है, वरना फैमिली उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बोलकर दफना देती है। नेक्स्ट दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में बुआ कविता ने मुझे कुछ फ़ोटोज़ फॉरवर्ड की, पॉलिसी लेटर, क्लेम अमाउंट मेंशन और एक डेट। मैंने वो सब देखकर अपने अंदर एक अजीब सी शांति फील की। डार्ड था, हाँ, पर कन्फ्यूजन नहीं था। शाम को नैना का कॉल आया। मैंने पिक किया। तुमने माँ से क्या बोला? वो गुस्से में थी। मैंने सीधा कहा, मुझे पॉलिसी का पता चल गया नैना। लाइन पर 1 सेकंड का पॉज, फिर उसका वॉइस थोड़ा स्लो हो गया। कौन सी पॉलिसी? वो एक्टिंग नहीं लग रही थी। मुझे समझ आ गया, माँ ने उससे भी पूरा सच नहीं बताया, या बताया होगा पर अपनी स्टोरी में। मैंने बोला, पापा की इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें हम दोनों नॉमिनीज थे। माँ ने क्लेम ले लिया और फिर भी तुम्हारे बखौन की फीस मेरे अकाउंट से कटती रही। नैना की सांस रुक गई। ये पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है, मैंने काल्म टोन में कहा, और बुआ ने देखा है, प्रूफ है। उसका गुस्सा धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज करने लगा। तो माँ ने उस मनी से क्या किया? मुझे नहीं पता, मैंने कहा, पर इतना पता है कि जो भी हुआ उसके बाद भी मैं पे करती रही और तुम मुझे टेबल पर मॉक कर रही थी। नैना ने पहली बार अपने डिफेंस को ड्रॉप किया। सानवी, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था तुम विलिंगली करती हो। मैंने एक छोटी सी सांस ली। विलिंगली हेल्प करना और साइलेंटली एक्सप्लॉइटेड होना दोनों अलग हैं। मैंने तुम्हारे बचपन से प्यार किया, पर तुम लोगों ने मेरी हेल्प को एंटाइटलमेंट बना दिया। उस रात नैना ने मुझे फर्स्ट टाइम एक नॉर्मल लाइन बोली, जो मेरे लिए शॉकिंग थी। मैं माँ से बात करूंगी। 3 दिन बाद दादाजी ने फैमिली को अपने घर बुलाया। इस बार कोई फैंसी डिनर नहीं, सिंपल सा चाय नमकीन, और एक रूल, सब शांत रहेंगे, एक एक करके बात करेगा। दादाजी का टोन स्ट्रिक्ट था, पर उनका फेस काल्म। मैं गई, क्योंकि मैं अब भाग नहीं रही थी। मैं बाउंड्री के साथ खड़ी थी। माँ आए तो उनके चेहरे पर वही मेन बेचारी वाला एक्सप्रेशन था। नैना भी आई, पर पहली बार उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं, टेंशन थी। रघाव भी आया, सीधा बैठ गया, जैसे वो चाह रहा हो यह सब जल्दी खत्म हो। दादाजी ने चाय का सिप लिया, फिर बोले, शोभा, पॉलिसी वाली बात सच है? माँ ने पहले घूर के मुझे देखा, फिर दादाजी को। मैंने फैमिली को संभलने के लिए दादाजी ने हाथ उठाया। हाँ या ना? माँ का फेस टाइट हुआ। हाँ। रूम में 1 सेकंड के लिए खाली साइलेंस आ गया। वही साइलेंस जो पहले मुझे दावा देता था, अब वो साइलेंस सच का विटनेस बन गया। नैना ने धीरे से पूछा, माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ ने तीखी नज़र से कहा, क्योंकि तुम इमोशनल हो। तुम सब खर्च कर देती, मैंने तुम्हारे लिए भी बचाया। मैंने अपना फ़ोन निकाला नहीं, मैंने पेपर्स वेव नहीं किए, मैं बस एक लाइन बोली, और जब आपने बचाया तब भी आपने मुझे बताया नहीं और मुझे फीस भरने दी। माँ ने जवाब दिया, तुमने कभी माना तो नहीं किया, तुम्हें तो हीरो बनना पसंद है। वो लाइन मुझे चुभी, पर मैं तूत नहीं। मैं बस बोली, माँ, मेरी काइंडनेस को आपने सिस्टम बना दिया, और जब मैंने लाइन ड्रॉ की आपने मुझे हार्टलेस बोल दिया। दादाजी ने टेबल पर उंगली रखी। शोभा, ये गलत है। तुम दोनों बेटियों के नाम का पैसा तुमने छुपाया, और फिर एक बेटी को दूसरी बेटी के बिल्स भरने दिए। ये फैमिली नहीं, ये एक्सप्लॉयटेशन है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर वो आंसू रिग्रेट के नहीं लग रहे थे, वो आंसू कंट्रोल छूटने के लग रहे थे। उस मीटिंग का आउटकम फिल्मी नहीं था। माँ ने सॉरी का परफेक्ट स्पीच नहीं दिया, नैना ने भी कोई ग्रैंड अपॉलॉजी नहीं दी, पर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हुई जो रियल लाइफ में होती हैं। नैना और रघाव ने प्ले स्कूल चेंज किया, चीपर डे केयर, बजट कट, वीकेंड शिफ्ट्स। उन्होंने अपने एक्सपेंसेस मैच किए अपनी इनकम से। बच्चे सरवाइव कर गए, एक्चुअली बच्चे अडेप्ट कर गए, क्योंकि बच्चे रूटीन से ज़्यादा पेरेंट्स की स्टेबिलिटी से सेफ फील करते हैं। माँ को पहली बार फैमिली के सामने अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ी। उनका मैं तो सबके लिए करती हूँ वाला मास्क क्रैक हुआ, और मुझे पहली बार वैलिडेशन मिला कि मैं गलत नहीं थी। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने अपना UPI ऑटो पे वापस ऑन नहीं किया।
एक बार नो का मतलब नो ही होता है। कुछ हफ्तों बाद माँ एक दिन बिना बताए मेरे अपार्टमेंट के गेट पर आ गई। सिक्योरिटी ने कॉल किया। मैं नीचे गई। वो साइडवॉक पर खड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं पीस चाहती हूँ। मैं समझ गई, पीस का मतलब उनके लिए पुराना सिस्टम वापस। वो बोली, मैंने जो किया, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम समझ नहीं रही, और वैसे भी फैमिली में इतना हिसाब नहीं रखा जाता। मैंने अपनी आवाज़ सॉफ्ट रखी। माँ, मैं हिसाब नहीं मांग रही, मैं बस सच मांग रही थी, और आपने वो छुपाया। वो थोड़ा शार्प हुई। तो अब क्या, तुम मुझे पनिश करोगी? मैंने हेड शेक किया। नहीं, मैं पनिश नहीं करूंगी, मैं बिटरनेस भी नहीं रखूंगी। वो सरप्राइज्ड हुई, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी मैं रिवेंज मोड में जाऊंगी। मैंने आगे कहा, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ माँ, क्योंकि मैं अपने दिल में जहर नहीं रखना चाहती। पर माफ़ी का मतलब ये नहीं कि मैं फिर से अपनी लाइफ आपके हाथ में दे दूँ। मैं आपकी एटीएम नहीं बनूंगी, मैं बाउंड्री रखूंगी। उनके चेहरे पर पहली बार कन्फ्यूजन आया, क्योंकि उनको या तो यस समझ आता था या वॉर। फॉरगिव प्लस बाउंड्री उनके स्क्रिप्ट में था ही नहीं। मैंने बोला, आप मुझसे बात कर सकती हो, पर अगर बात पैसे पर आएगी या नैना के एक्सपेंसेस पर आएगी, मैं कॉल एंड कर दूंगी, और मैं रिस्पेक्ट के साथ हैंड करूंगी। माँ ने कुछ बोला नहीं। उनकी आंखें नीचे हो गई। फिर वो कार में बैठ कर चली गई। उस दिन के बाद मेरी लाइफ ड्रामेटिक नहीं हुई, बस लाइटर हो गई। मैंने सिंक का लीक फिक्स करवाया बिना 3 सैलरी साइकिल प्लान किए। मैंने एक शॉर्ट वीकेंड ट्रिप लिया बिना गिल्ट के। मैंने अपने अपार्टमेंट का पुराना सोफ़ा रिप्लेस किया बिना अपनी माँ की वॉइस के। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने आप को वापस पहचान लिया। नैना से मेरी रिलेशनशिप अब भी फॉर्मल सी है। कभी कभी व्हाट्सएप पे बच्चों की फ़ोटो आ जाती है, मैं रिएक्ट कर देती हूँ, पर मैं वापस उस पुराने रोल में नहीं जाती, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ हेल्प एक गिफ्ट होता है, ड्यूटी नहीं। और लव का मतलब सेल्फ इरेजर नहीं होता। अगर तुम भी ऐसे घर में बड़े हुए हो जहाँ लव का मतलब हमेशा एडजस्ट करना, हमेशा देना, हमेशा चुप रहना था, तो एक बात याद रखना, बाउंड्री सेल्फिशनेस नहीं होती, बाउंड्री क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी से ही रियल रिलेशनशिप्स बचते हैं। और हाँ, माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बिटरनेस तुम्हें अंदर से खा जाती है, पर माफ़ करके भी तुम नो बोल सकते हो, दोनों साथ चल सकते हैं। अब मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर यह कहानी का कोई पार्ट तुम्हें अपनी लाइफ जैसा लगा, कमेंट्स में लिखो। तुम किस सिटी से सुन रहे हो और अभी वहाँ टाइम क्या हो रहा है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो, ताकि कोई और जो क्वाइटली सफ़र कर रहा है वो अकेला फील ना करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसको बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, पर वो गिल्ट के डर से बोल नहीं पा रहा।